हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एसएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपका टॉपिक होगा भारतीय समाज। हम एक एक करके इसके सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप टॉपिक वाइज इसकी क्लासेस लीजिए। तो आज से ही हम इसके टॉपिक वाइज क्लासेस लेंगे और इसके साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है वो सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 और सीजी टेट सभी में ये काम आएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम है वो आपके जुलाई में होने वाली है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। साथ ही साथ आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी भी इसी के साथ हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का लगभग सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारतीय समाज था आपका। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है, जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो कि जातीय, भाषाई, धार्मिक और जातिगत विभाजनों की भीड़ की एक विशेषता है। जो हमारा भारतीय समाज है एक बहुलवादी समाज के रूप में हमारे सामने आता है, जो कि एक है जटिल सामाजिक व्यवस्था। इसमें जो है आपके जाति, भाषा, धार्मिक और जातिगत विभाजनों की भीड़ की विशेषता पाई जाती है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और भारतीयता के लोकाचार वाले सभी वर्गों में रहने वाले लोग शामिल हैं। जो आपका भारतीय समाज, इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और जो भारतीयता के लोकचार में सभी वर्गों में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो यही आपके भारतीय समाज के अंतर्गत आते हैं और इनके ही बारे में हम अच्छे से डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। हम जो अतीत के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो संस्कृति और सभ्यता थी उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगे आपके मानव के समस्त क्रियाकलाप, और जो सभ्यता है उसके अंतर्गत आपके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। ये सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो जो संस्कृति के अंतर्गत होगा आपका मानव के समस्त क्रियाकलाप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता था, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यही सभी चीज़ आपको अतीत के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है जो इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति है वो कैसे लिखते थे। इसमें यही लिखा गया है कि वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे उनके जन्म की तिथि से की जाती है। जो भी आपके वर्षों की गणना है उसे हम ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानते हैं। जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां होती हैं वो आपकी होती है बिफोर क्राइस्ट, इसे हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तथा जो ईसा मसीह के जन्म के बाद होते हैं उसे हम एनो डोमिनो के नाम से जानते हैं, मतलब कि एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी एडी को आप कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं, इसे आप सीई के नाम से भी जानते हैं। तथा बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। ये जो बीसी है इसके जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे जो आपके ईसा मसीह का जन्म था उसके जो पहले की तिथियां हैं उसे हम बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और जो आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि है उसे हम एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। भी आपके जो एग्जाम में है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीसी क्या है और एडी क्या है, तो इसका मतलब आप अच्छे से अभी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं।
जो स्रोत हैं इसके बारे में आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी स्रोतों को एक एक करके देखेंगे। जो आपका इतिहास के स्रोत थे उसके बारे में लिखा गया है कि अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत थे, जैसे कि साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण आदि का अध्ययन किया जाता है। जो आपके अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत या फिर विदेशी यात्रियों के जितने भी विवरण थे उनका अध्ययन हम करते हैं। अतः अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। जो भी अतीत का अध्ययन करते हैं वो हमारे इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में आपके क्या क्या आ जाते हैं, इसे आप देखेंगे। आपका आ जाता है अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के। ये सभी चीज़ें आपके पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के रूप में सामने आता है और इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें सिक्के प्रमुख हैं। सिक्के जो हैं प्रमुख हैं, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अभिलेख के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। अभिलेख के अंतर्गत लिखा गया है कि जिसे आप इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। अभिलेख के अंतर्गत लिखा गया है कि इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। जो विश्वसनीय स्रोत के रूप में माने जाते हैं वो है आपके उत्कीर्ण अभिलेख। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी मतलब कि अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। जो भी आपके उत्कीर्ण अभिलेख होते हैं उसे हम एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर इसमें आगे लिखा गया है कि ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते थे। ये जो सभी चीज़ें हैं वो प्रमुख रूप से आपके मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते थे। तो ये आपके आएंगे अभिलेख के अंतर्गत। और अभिलेख में आगे भी लिखा गया है कि इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका होता है राजकीय, आधिकारिक और निजी। एक होता है राजकीय अभिलेख, एक होता है आधिकारिक अभिलेख और एक होता है निजी अभिलेख। भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। लिपि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अभिलेख जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता किसने हासिल की, तो आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो सचिव थे जेम्स प्रिंसेप, इन्हें जो सफलता प्राप्त हुई थी पहली बार पढ़ने में, जो कि आपकी ब्राह्मी लिपि थी। तो इस प्रकार से आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब सिक्के के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। जो आपके सिक्के थे, जिसे आप कॉइन्स के नाम से जानते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे हम न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। अभिलेखों के बाद जो सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। जो हमारे भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं वो अधिकांशतः चांदी के हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंदी यवन शासकों को जाता है। जो हमारे देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जाता है वो जाता है इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक को। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों का पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। जो ये सिक्के हैं उनके द्वारा ही हमें जो भारतीय यूनानी शासक थे उनके बारे में पता चला, और ये जो जिन क्षेत्र में इन्होंने शासन किया वो था एक उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। तो ये सभी चीज़ें आप सिक्कों के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पुरातात्विक स्मारक थे, जो आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, जो आपके पुरातात्विक स्मारक थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784
के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि आपके हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ये डेट भी आप याद रखें, के संस्थापक जो थे सर विलियम जोन्स को जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा पूर्व सभ्यता की संस्कृति संबंधी तथ्यों की खोज निकालने का श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपके हड़प्पा संस्कृति की खोज, तथ्यों की खोज निकालने का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएं कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इन्हें हम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं। जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम है उसे हम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपके साहित्यिक स्रोत थे, लिटरेरी सोर्स के बारे में हम देखेंगे। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोतों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ पांडुलिपियां भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया और अभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। जो आपकी पांडुलिपियाँ होती थी वो आपके ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। तो ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। साहित्यिक स्रोत में और भी आगे लिखा गया है कि प्राचीन इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं भारत, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जिसमें दीप वंश और महावंश आते हैं, जबकि धर्मेतर स्रोत के रूप में गांगो संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य आदि आते हैं। इन सभी के बारे में हमें धार्मिक स्रोत के रूप में इन सभी का उल्लेख उसमें मिला है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, कालिदास, मालविका द्विमित्रम, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, कल्हण की राज रंगिणी तथा न्यायचंद्र का हमीर काव्य आदि आते हैं। तो इन सभी के बारे में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। जो ये आपका कल्हण की राज तरंगिणी है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि जो विदेशियों के विवरण हैं उसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो आपके यूनानी रोमन लेखक जिनके विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चला है, उनमें जो प्रमुख हैं उसके नाम आप याद रखेंगे, टेसियस, मेगस्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि। और चीनी लेखक में जो फेमस है उनके नाम है फायान, हेनसांग, इलीसंग। और जो अरबी लेखक है उसमें से सबसे प्रमुख है आपके अल बरूनी। और जो इसके विवरण है ये तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद के मध्यकालीन भारत के धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि का पता चलता है। जो इसका विवरण है वो आपके किताबुल हिंद में मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कौन से लेखक अरबी लेखक हैं या आपके चीनी लेखक हैं या फिर आपके यूनानी लेखक हैं। तो किसी का भी नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब इसे भी हम देखेंगे। जो भारतीय इतिहास का काल विभाजन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है कि 1851 में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल, जितने भी जो आपके ऐसे दार्शनिक हैं इतिहासकार, जो इन सभी का नाम इसमें मेंशन है उन सभी के नाम आप याद रखें, क्योंकि नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। जो आपके इन्हें अलग अलग काल में विभाजन किया गया था। अलग अलग जो दार्शनिक थे उन्होंने अपने अपने तरीके से इन्हें जो है काल विभाजन इनका किया था। तो जो 1851 में स्कॉटलैंड के जो दार्शनिक थे जेम्स मिल, उन्होंने अपनी किताब, जो उनकी किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब का नाम आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इन्होंने जो इतिहास को बांटा था वो था आपका हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश। इन्हें उन्होंने 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इसमें आगे लिखा गया कि जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। जो जेम्स मिल थे उन्हें ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज थे भारत आने से पहले जो यहाँ निवास करते थे उसमें से सिर्फ हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। परंतु वास्तव में विभाजन का ये जो आधार था वो गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ गैर हिंदू जैसे कि बौद्ध, जैन धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार जो मध्यकाल के इस्लामी शासन के दौरान भी हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए। तो जो इनका कथन था वो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट इसमें लिखा गया कि जेम्स मिल के विभाजन को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण जो पश्चिम के इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया। जो आपके जेम्स मिल थे उन्होंने आपके जो इतिहास का विभाजन किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर, लेकिन जो आपके पश्चिम के इतिहासकार थे उन्होंने इसका जो विभाजन किया वो किया था आपके प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में। जो पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसीलिए उन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना। इसी के और जो इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए जो स्रोत है उसमें लिखा गया है कि औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला है आपका सर्वेक्षण। जो आपका सर्वेक्षण था, अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। जो सर्वे मेथड होता है उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या हुआ था, तो इसीलिए इसे कहा गया कि सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने संपूर्ण देश के मानचित्र के निर्माण के लिए एक कार्य आरंभ किया। साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य भी आरंभ किया, जिसके अंतर्गत आपके भू आकृतिक अध्ययन, मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का अध्ययन प्रारंभ किया गया। तो इसी सर्वेक्षण के माध्यम से जो ये सभी कार्यों का हमें पता चलता है। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वे और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आदि पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। जो इतिहास के जो हमें ये सभी जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें सर्वेक्षण के द्वारा ही सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो इसमें आधिकारिक अभिलेख से जो ज्ञात इतिहास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल को इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जो हमारे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए जो दस्तावेज हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही एक स्रोत के रूप में हमें मिलते हैं। तो इसमें आगे लिखा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों, रिकॉर्ड जो होते थे उसे लिखित रूप में रखा करते थे। जो भी हमारे ब्रिटिश शासक थे उनके जो अधिकारी थे वो अपने रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखा करते थे। उनका ये मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है। उनका ये जो मानना था कि दस्तावेजों को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आज भी हम उसे पढ़कर अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं और ये एक सच में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में साबित हुआ है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन है। जो भी इतिहासकार है वो उन्हें पढ़कर आज के डेट में सभी चीज़ों को बता पाने में सक्षम होते हैं और ये एक प्रमुख साधन के रूप में भी माना गया है। परंतु इसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों के से जो जन सामान्य के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है।
अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिलेखागार किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिलेखागार के अंतर्गत हम पांडुलिपि तथा दस्तावेज को रखते हैं, तो ये आपके अभिलेखागार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो समाचार पत्र एवं साहित्य से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसके बारे में। मुद्रण के आविष्कार के बाद जो समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। जो मुद्रण का आविष्कार था उसके बाद जो हमारा समाचार पत्र था एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्नाकुलर माध्यम होने लगे। जो वर्नाकुलर माध्यम है ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को भली भांति के द्वारा चर्चित उकेरा गया। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य प्रचलित साधनों जैसे उपन्यास, धार्मिक उपबंध से भी हमें उस समय की वृहद जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है इसमें अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रेस सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ काम अति आवश्यक है। ये सभी पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जो भी इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है इन सभी के बारे में यहाँ हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इसी से रिलेटेड जो आपके अभ्यास प्रश्न है, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसे हम एक एक करके अब देखेंगे। तो आप भी इसे बनाने की कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। हमने इसके बारे में इसकी थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिसेप या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। जो विलियम जोन्स थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये इसमें पूछा गया है। पहला कथन है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों को बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को एनो डोमिनी यानी कि एडी के रूप में जानी जाती है। तो निम्न कथनों में से कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो केवल ए, केवल बी, ए या बी, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए और बी। जो आपके ईसा मसीह के पूर्व की तिथियां, जन्म के पूर्व की तिथियां, उसे हम बीसी के नाम से जानते हैं और उनके बाद की तिथियों को हम एडी के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त हैं। मालविका गिमित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी, ये जो दोनों हैं वो असत्य हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है इसमें निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस, मेगस्थनीज, टॉलमी तथा प्लिनी हैं। चीनी लेखकों में फाह्यान, वेनसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख हैं। अरबी लेखक में अल-बुरूनी प्रमुख है और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अलग अलग लेखकों के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये सभी लेखक इनके अंतर्गत आएंगे और ये बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है दिनों में सामान्य रूप में महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों के लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिससे उनके पास इन कामों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता था। उनका ऐसा विश्वास था कि ये आवश्यक नहीं है। वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, या उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो जो प्रारंभिक दिनों के समय में महिलाएं और पुरुष थे वो अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा इसीलिए नहीं रख पाते थे क्योंकि वे पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। जब पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे तो वो किस प्रकार से अपने जो लेखा जोखा थे उन्हें कैसे सही ढंग से रख पाते। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य है इसे आपको बताना है।
तो इसमें जो लिखा गया है पहला ऑप्शन है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, असत्य आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। तो ये सोने के नहीं हैं बल्कि चांदी के हैं आपके अधिकतम सिक्के। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, सोने की जगह चांदी लिखा रहता तो ये सत्य होता। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सत्य पूछा गया है, तो आप ऑप्शन में सत्य और असत्य के को अच्छे से आप पढ़ेंगे ताकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। अंग्रेजों का ये मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा असत्य है ये पूछा गया है। सत्य और असत्य को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर इसमें ही गलती करके आते हैं, जल्दी जल्दी में वो आंसर गलत टिक लगाकर आ जाते हैं। इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होते हैं और पूर्व में कैसी वस्तु स्थिति थी और वे कैसे परिवर्तित होती थी। ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था। कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। ब्रिटिशों का ये मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। तो आपको इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, ये आपका इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि की विशेषता है। यह धातु एवं पत्थरों की कठोर सतहों पर लिखी जाती है, ताड़पत्रों और विशेषकर वृक्षों की छालों पर लिखी जाती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं केवल ए और बी, सी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। जो आपका बी और सी है, जो आपका बी और सी है, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा गया है कि इतिहासकार ये कैसे समझता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र, मुद्रान, आभूषण आदि के अवशेष के रूप में बचे हैं। विषयों पर पुस्तकों का अध्ययन या पूर्वजों की संतान जो वर्तमान में जीवित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र और मुद्रान, आभूषण आदि के अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, पुरातात्विक शास्त्री यह पता कैसे करते थे कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं भवन एवं मूर्ति एवं पेंटिंग के अवशेषों से, खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषण से, या भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के और बर्तन से, या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इन सभी चीज़ों से वह किसी वस्तु के बारे में पता करते थे कि वो वस्तु पत्थर से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं रहस्यमयी हत्याएं, धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाएं, राजाओं का जीवन या कथा, कविता एवं नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा रहस्यमयी हत्याएं। जो प्राचीन दिनों में इन पर ही पुस्तकें नहीं लिखी गई थी, रहस्यमयी हत्याएं के बारे में। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषताएं नहीं है। शैक्षणिक योग्यता, पांडुलिपि की अच्छी नकल, खराब हस्तलेखन। तो सुलेख जो शास्त्री थे उनकी विशेषताएं नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं केवल ए, सी, ए, बी या फिर बी, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। जो केवल सी है ये इनकी विशेषता नहीं थी, खराब हस्तलेखन इनकी विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आएंगी। नेक्स्ट
क्वेश्चन इसमें लिखा गया है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो विचार था इस पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ब्रिटिश लोग समझते थे कि इतिहास उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। ये याद करने में सुविधाजनक और सरल होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। का ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया है कि ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। वे ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई, या कुछ हस्तलिपियां पत्थर तथा धातु पर उकेरी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है वो उस काल का मुख्य स्रोत है। सही नहीं है पूछा गया था, तो यही सही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कॉमन एरा क्या है। आदेश जारी के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित का एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी समस्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, या ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, या फिर भारतीय प्राचीन इतिहास जो आपके भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो संकल्पना थी वो पश्चिम से ली गई थी जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या पुरातात्विक स्रोत का प्रयोग करके, या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वांशिक जो परंपराओं का प्रयोग करके वो इसे जो पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा गया है कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? AD 2012, AP 2012, BC 2012 या EC 2012। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, AD 2012 हम ऐसे इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं और जो पहले की अवस्था होती है उसे हम BC के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AD 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों A, B और पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों तथा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
नेक्स्ट है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए जाते थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी दोनों सही हैं, ए गलत है बी सही है, ए बी दोनों गलत है, या ए सही है और बी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये दोनों सही हैं। जो ये दोनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का हमारा जो 2 क्वेश्चन बच गया है उसे हम देखेंगे। अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। पुरातत्व द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारत के अवशेषों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में हमने पढ़ा भी है अच्छे से कि ऐतिहासिक पांडुलिपि और दस्तावेजों को रखा जाता है, वो स्थान आपका कहलाता है अभिलेखागार। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से उचित विकल्प को चुनिए। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है, ये स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थी की योग्यता को मूल्यांकन करता है, या ये तिथि और घटनाओं को याद करने का एक रोचक तरीका है, या ये दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा प्रारंभिक जो समाज था, भारतीय समाज के बारे में हमने आज पढ़ा। तो इसमें जो भी आपके इतिहास से संबंधित जो साक्ष्य मिलते थे उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम इससे जो भी सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हम सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। एसएसटी जो है आपका सब्जेक्टिव है, तो जिन्होंने भी एसएसटी लिया होगा उनके लिए ये बहुत ही काम आएगा। तो ये आपके शिक्षक भर्ती और सीजी टेट सभी में काम आएंगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।